हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज़ प्रोनॉय। तो आज करेंगे जो एनबीसीसी जेई का इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था, उसका जो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका आज करेंगे पार्ट 2। वहाँ पर 21 क्वेश्चन कराया था, टोटल है 90। आज देखते हैं कितना क्वेश्चन होता है नहीं होता है। ठीक है, तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाके आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और एक एनबीसीसी जेई एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट का भी छोटा सा वीडियो 55 सेकंड का, वो जाके आप लोग देख लीजिएगा कब हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है, तो चलिए लेट ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? हिस्टेरिसिस मोटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। हिस्टेरिसिस मोटर है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? रैंडम वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग फ्लक्स, ए पल्सेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो टोटली जो हिस्टेरिसिस मोटर डिपेंड करता है, ये पूरा टोटली डिपेंड करता है आपका यहाँ पर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को हम बता देते हैं, जो हिस्टेरिसिस मोटर होता है वो टोटल हिस्टेरिसिस कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, वो हिस्टेरिसिस लॉस का प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। वो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो आपका होगा कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस मोटर जो होता है उसका कोई वाइंडिंग नहीं रहता है। ठीक है, और एक चीज़ बता देते हैं, जो हिस्टेरिसिस मोटर का रोटर होता है वो रोटर का रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए इसका लॉस भी मतलब हिस्टेरिसिस लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रिटेंटिविटी क्या है? रिटेंटिविटी है किसी भी सब्सटेंस को रिटेन करने का क्षमता, उसको बोला जाता है रिटेंटिविटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा हिस्टेरिसिस मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शंट रिएक्टर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन्स फॉर। ठीक है, सो जो शंट रिएक्टर हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ये किस लिए यूज करते हैं? तो यहाँ पर एक चीज, अब चार चीज आप लोगों को यहाँ पर लिख दे रहे हो, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये पहला क्वेश्चन आया है। दूसरा, ये जो चार चीज में से और एक जो पार्ट है उसमें से और एक क्वेश्चन ये एनबीसीसी में आया था, इन फ्यूचर एग्जाम में आएगा, और ये जो टॉपिक है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो पहला क्या बोले? पहला है आपका शंट रिएक्टर, आर ये लिख रहे हैं। ठीक है, यह है आपका शंट रिएक्टर। फिर है आपका सीरीज रिएक्टर, फिर यहां पर होगा शंट कैपेसिटर। लिख लीजिएगा जरूर, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए हम बोल रहे हैं लिख लीजिएगा सीरीज कैपेसिटर। ठीक है, तो कहाँ पर कौन सा चीज़ यहाँ पर यूज होता है वो आप लोग जरूर यहाँ पर लिखिए। तो देखिए, शंट रिएक्टर का क्या काम है? एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, इसका कुछ प्रैक्टिकली चीज एक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे ये लिखने के बाद। ठीक है, सीरीज रिएक्टर क्या है? इसको करंट लिमिटिंग रिएक्टर भी कहा जाता है, करंट लिमिटिंग रिएक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है करंट लिमिटिंग के लिए कौन सा रिएक्टर हम लोग यूज करते हैं? सीरीज रिएक्टर। ठीक है, यहाँ पर शंट कैपेसिटर क्या है? शंट कैपेसिटर इंप्रूव पावर फैक्टर। तो ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं शंट कैपेसिटर। ठीक है, और सीरीज कैपेसिटर यूज करते हैं हम लोग जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है, पावर ट्रांसफर जो कैपेबिलिटी है, या तो स्टेबिलिटी, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी और स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करने के लिए हम लोग सीरीज कैपेसिटर यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है शंट रिएक्टर के लिए, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोले? शंट रिएक्टर यहाँ पर आपका शंट रिएक्टर जो है यहाँ पर यूज होता है एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज क्या, सीरीज कैपेसिटर है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन रहता है उसका स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक हम कॉन्सेप्ट बोले, यहाँ पर क्या बोले? शंट रिएक्टर का कहाँ पर यूज होता है? शंट रिएक्टर का आपका यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में, लेकिन कौन सा इफेक्ट पर? देखिए, फेरेंटी एक इफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है, सेंडिंग एंड में जो वोल्टेज होता है उससे ज़्यादा हो जाता है रिसीविंग एंड में वोल्टेज। ठीक है, उसको कहा जाता है, वो जो इफेक्ट होता है मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज जितना रहता है उससे ज़्यादा हो जाता है रिसीविंग एंड में वोल्टेज, तो उसको कहा जाता है फेरेंटी इफेक्ट। तो फेरेंटी इफेक्ट किसमें होता है? फेरेंटी इफेक्ट होता है आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। उसमें क्या होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस है वो क्या करता है बहुत ज़्यादा लैगिंग भर डिलीवर करने के लिए करने स्टार्ट कर देता है। तो वो कहाँ पर करता है? रिसीविंग एंड में वो बहुत ज़्यादा लैगिंग भर डिलीवर करता है। ठीक है, तो वो लैगिंग भर को कॉम्पेंसेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? शंट रिएक्टर।
क्लियर। सो इसको कहा जाता है फेरेंट इफेक्ट, और उसको हमको क्या कॉम्पेंसेट करने के लिए हम लोग शांट रिएक्टर यूज करते हैं। क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना लॉस इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिपेंडेंट ऑन। जो कोरोना लॉस होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायमीटर ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, हाइट ऑफ कंडक्टर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर आपका होगा डायमीटर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम दे देते हैं। ठीक है, कोरोना क्या है? कोरोना लॉस क्या है? कोरोना लॉस है आपका यहाँ पर जो सेल्फ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेरिक एयर को, उसी को कहा जाता है कोरोना। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, अच्छे से सुनिएगा, ट्रांसमिशन लाइन का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो अगर जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 30 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर, उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है? ज़्यादा होने से आपका जो एयर है, एयर का जो मॉलिक्यूल है वो एयर मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड होता है, और जो कंडक्टर रहता है वो दो कंडक्टर के बीच एक पाथ क्रिएट कर देता है, और पाथ क्रिएट करता है, और उसके कारण क्या होता है? कोरोना आपका ओकर्स होता है, और हिसिंग साउंड भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और ब्लूइश कलर का एक लाइट भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। आई होप क्लियर। सो यहाँ पर क्या किया जाता है? जो यहाँ पर बोला डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पर आंसर होगा। क्यों डिपेंड करता है कोरोना लॉस? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज, अगर आपको कोरोना लॉस को डिक्रीज करना है, कोरोना लॉस को डिक्रीज करना है, तो हम क्या बोले? दो कंडक्टर के बीच क्या होता है? एक पाथ क्रिएट हो जाता है। तो दो कंडक्टर के बीच अगर डिस्टेंस हम इंक्रीज कर देंगे, डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे, तो मेरा क्या होगा? यहाँ पर कोरोना जो इफेक्ट है उसको हम लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर डायमीटर का क्या यहाँ पर काम है? देखिए यहाँ पर अगर जो केबल का साइज रहता है उसका अगर डायमीटर को इंक्रीज कर देंगे तो मेरा कोरोना लॉस भी कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? डायमीटर का ऊपर भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, और एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, जो कंडक्टर का जो लिमिट है, ये जो साइज इंक्रीज करने का, दो कंडक्टर के बीच अगर गैप हम इंक्रीज करने का जो लिमिट है वो भी एक लिमिट है, क्योंकि वो ज़्यादा लिमिट में कर देंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें जो क्रॉस आर्म रहता है, कॉस्टिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो क्रॉस आर्म रहता है वो क्रॉस आर्म हमको क्या बड़ा क्रॉस आर्म लगेगा, तो इसलिए क्या कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगने से मेरा फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए वो जो कंडक्टर रहता है, वो जो कंडक्टर वो कितना इंक्रीज करेंगे वो उसका भी लिमिट है। क्लियर। आई होप समझ गए कोरोना क्या होता है, नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर्किंग ऑन द ट्रांसमिशन लाइन इज प्रिवेंटेड बाय कनेक्टिंग ए सुइटेबल सर्किट ब्रेकर, प्रोटेक्टिव रिले, इंडक्टर इन न्यूट्रल और कैपेसिटर इन न्यूट्रल। तो ये आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, होमवर्क का पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोर रिले इज इनहेरेंटली ए। मोर रिले क्या है? मोर रिले है यहाँ पर डायरेक्शनल टाइप, नॉन डायरेक्शनल टाइप, अनडायरेक्शनल टाइप और नन ऑफ दिस। तो मोर रिले यहाँ पर है आपका डायरेक्शनल टाइप रिले। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सर्किट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दिया है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द नॉर्टन बिटवीन ए एंड बी इज करंट सोर्स ऑफ डैश एम्पियर विद पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ डैश ओम। तो यहाँ पर देखिए एक सर्किट यहाँ पर दिया है, तो ये यहाँ पर क्या क्या पूछा है? नॉर्टन करंट यहाँ पर आपको पूछा है, और यहाँ पर आपका जो नॉर्टन रेजिस्टेंस यहाँ पर पूछा है। तो क्या करेंगे? सिंपल, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर लगाने का जरूरत नहीं है। अगर हमको पता है आप लोगों को, अगर हम लोग नॉर्टन ये थेवेनिन जो भी है वहाँ पर हम लोग अगर रेजिस्टेंस मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर आर एन, अगर आर एन हम लोग निकालते हैं, आर एन मतलब नॉर्टन रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, तो ये जो वोल्टेज है इसको क्या करते हैं? वोल्टेज को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। तो वोल्टेज, अगर वोल्टेज रहता है उसको हम कर देंगे शॉर्ट। वोल्टेज सोर्स अगर रहेगा, अगर मेरा करंट सोर्स रहेगा तो वो मेरा हो जाएगा ओपन। तो यहाँ पर वोल्टेज तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट यहाँ से अगर मान लीजिए कोई करंट आ रहा है तो ये दोनों क्या होगा? पैरेलल में। तो अगर नॉर्टन रेजिस्टेंस हम लोगों को निकालना है तो पैरेलल 1/3 + 1/6। ठीक है, तो क्या होगा? 3 × 6/6 + 3 9। सो 6 3 से 18/9, इट मीन्स 2 ओम मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोगों को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है, अगर आपका नॉर्टन दिया है, फिर आपका थेवेनिन दिया है, जो भी दिया है, नॉर्टन थेवेनिन में ज़्यादातर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है। तो इसमें क्या करेंगे? डायरेक्टली आप लोग चेक कीजिएगा, डायरेक्टली आपको आप लोग आर इक्विवेलेंट निकालिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आर इक्विवेलेंट का यहाँ पर आंसर अगर अलग अलग रहेगा तो आपको अलग से फिर करंट या वोल्टेज आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आप लोग डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर देखिए क्या है? 2 ओम मेरा निकला है, तो 2 ओम एक ही ऑप्शन है, वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा। क्यों? लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 ओम 2 में रहता तो आप
दो जो ऑप्शन मान लीजिए सी और डी में 2 ओम करके दोनों में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन करंट आपको यहाँ पर अलग दिया है, तो करंट आपको निकालने पड़ेगा। लेकिन आप तो यहाँ पर कंफर्म हो जा रहे हैं ना, ए और बी यहाँ पर आंसर नहीं होगा, लेकिन सी और डी होगा। तो इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर ऑप्शन आप लोग कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं। क्लियर? सो एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं वो आपका ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आर एन आपका हो गया, आर एन यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 ओम। तो अगर हम लोग नॉर्टन करंट, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस भी निकालने के लिए देता है, लेकिन यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर निकालने के लिए नहीं दिया है, यहाँ पर नॉर्टन करंट इसके बीच में, ठीक है। तो जब हम लोग नॉर्टन करंट निकालते तो क्या करते थे, ये दोनों को शॉर्ट कर देते, ये शॉर्ट, सो आई एन। तो शॉर्ट अगर कर देंगे तो करंट क्या करता है, वो किस टाइप का पाथ में फ्लो करता है, इजीली पाथ में। तो ये जो अगर यहाँ से जो भी करंट निकलेगा इधर से तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस है तो ये आपको करंट जो है रेजिस्ट करेगा, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वो नहीं करेगा, वो इधर से सीधा चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर करंट निकालना है तो क्या निकाल लेंगे, आई ए बी के बीच, ए बी लिख दे रहे या तो आई एन जो भी लिखेंगे, क्या होगा 18। अगर आप लोग नॉर्मली केवीएल लगाएंगे या तो ओहम लॉ जो भी लगाए, यहाँ पर केवीएल लगाना सबसे ज़्यादा होता है, तो केवीएल अच्छा होता है, -18 + 3i इक्वल्स टू 0। तो बस यहाँ पर 3i इक्वल्स टू 18, तो आई मेरा निकल गया 6, तो 6 एम्पियर मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। अगर आप लोग डायरेक्टली को करते तो क्या होता है, 18/3 इक्वल्स टू 6 एम्पियर। आई होप क्लियर। सो कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, ठीक है। सो कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, मो पर मीटर, ओहम मीटर, मो मीटर और ओहम मीटर। सो यहाँ पर आपका कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, मो पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट दो लगातार क्वेश्चन इजी आया था। क्वेश्चन था यहाँ पर आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो आप लोगों को पता है आइडियल जो वोल्टेज सोर्स रहता है उसका क्या रहता है, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, इन्फिनिटी इंटरनल, हाई इंटरनल या तो लो इंटरनल। सो आइडियल वोल्टेज सोर्स का रहता है आपका 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिया था, आइडियल करंट सोर्स है। सो आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, इनफाइनाइटली इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज, ठीक है। सो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर क्या होता है, आप लोगों को पता है कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में एनर्जी स्टोर क्या होता है, जैसे इंडक्टर में होता है ½ Li² एंड कैपेसिटर में होता है आपका ½CV²। तो कैपेसिटर में यहाँ पर क्या होगा, ये सेम प्रॉब्लम, ये जो मार्कर रहता है इसमें सेम प्रॉब्लम क्रिएट होता है एवरी डे। ठीक है, सो 1 मिनट। यहाँ पर देखिए क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, एनर्जी क्या होता है कैपेसिटर के लिए, एनर्जी स्टोर्ड ½ CV²। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो सकता है, हाफ क्यू भी है और ½ CV है और नॉन ऑफ दिस है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर एक काम तो कर सकते हैं, ½ CV² है तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन नहीं। देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, ½ Q/V। तो हम लोग Q = क्या हम लोगों को पता है, C/V। सो Q = अगर हम लोग C भी यहाँ पर बैठा देंगे इंटू V, सो ½ यहाँ पर नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, और रीजन क्या है वो भी हम बता दिए। क्लियर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोला है आपको, इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ। सो फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब क्या रिप्रेजेंट करता है। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसा होता है, आप लोगों को पता है, ये दो जो फिंगर है इसके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, और इसके बीच में जैसे ये वाला इसके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम ऐसे, मेरा जो फिंगर है वो हम प्लेस किए, इसको भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर बोल रहा है ये जो थंब है, ये जो थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर थंब रिप्रेजेंट करता है मोशन या तो थ्रस्ट या तो मैकेनिकल फोर्स। थ्रस्ट जो होता है उसको फोर्स कहा जाता है। थ्रस्ट आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे आई होप। ठीक है, तो थ्रस्ट इसको कहा जाता है मैकेनिकल फोर्स। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, और ये है आपका करंट का डायरेक्शन, क्लियर। ये आपका हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फॉर्म फैक्टर इज रेशियो ऑफ। देखिए ये हम बार बार बता चुके हैं कि ये किसी भी एग्जाम में नहीं छोड़ता ये क्वेश्चन। तो फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो होता है, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, क्लियर। सो इसका साइन वेव का होता है 1.11। ये इजी क्वेश्चन है। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है आपका, RMS वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन केस ऑफ एसी सर्किट इफ सोर्स इम्पीडेंस इज आर प्लस जे एक्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ओकर्स व्हेन सोर्स इम्पीडेंस इज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी है, ये भी आप लोगों का होमवर्क 2 है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, देखिए, इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द स्किन इफेक्ट इज। अगर हम लोगों का सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, ये आप लोगों को बताना यहाँ पर है। तो देखिए, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो स्किन इफेक्ट यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर आंसर होगा। लेकिन आप लोगों को स्किन इफेक्ट जो होता है वो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एसी में होता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट में, डीसी में नहीं होता है। ठीक है, और स्किन इफेक्ट के साथ साथ स्किन डेप्थ है, तो स्किन डेप्थ जो डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका स्किन डेप्थ इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ओवर ऑफ रो है आपका रेजिस्टिविटी, रो अपॉन क्या होता है, रो अपॉन होता है पाई एफ म्यू आर म्यू जीरो। तो म्यू आर क्या है, म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू जीरो क्या है, म्यू जीरो है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एफ है फ्रीक्वेंसी, पाई तो पता है क्या है, और रो है आपका रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेल क्या है, ये आपका है स्किन डेप्थ, और है आपका स्किन इफेक्ट। सो यहाँ पर हम क्या बोले, देखिए, अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो स्किन डेप्थ मेरा डिक्रीज होगा, अगर स्किन डेप्थ डिक्रीज होता है तो मेरा स्किन इफेक्ट इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या बोले हम, अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो मेरा स्किन डेप्थ डिक्रीज होता है, अगर स्किन डेप्थ डिक्रीज होता है तो मेरा स्किन इफेक्ट इंक्रीज होता है। क्लियर। सो कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्साइटेशन ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर फेल्स इट एक्ट एज ए। अगर सिंक्रोनस जनरेटर का एक्साइटेशन फेल हो जाएगा तो वो कैसे एक्ट करेगा, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, इंडक्टिव जनरेटर, इंडक्टिव मोटर एंड इंडक्टिव जनरेटर। तो यहाँ पर अगर सिंक्रोनस जनरेटर का एक्साइटेशन फेल हो जाएगा तो वो एक्ट करेगा एज ए इंडक्टिव जनरेटर, या तो इंडक्शन जनरेटर की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता क्या है, देखिए, जब आपका एक्साइटेशन फेल हो जाता है तब क्या होता है, जो रोटर और स्टेटर के बीच में जो एक लॉकिंग कंडीशन काम करता है, वो लॉकिंग कंडीशन क्या होता है, अनलॉक हो जाता है। तो अनलॉक हो गया है अगर आपका एक्साइटेशन फेल है, लेकिन वो जो रोटर और स्टेटर के बीच जो लॉकिंग कंडीशन है वो भी अनलॉक हो चुका है, तभी भी जो गवर्नर है वो कंटिन्यूसली सप्लाई दे रहा है। तो वो जो सप्लाई देने के कारण क्या होता है, रोटर का जो स्पीड था वो उसका जो स्पीड है वो और ज़्यादा हो जाता है। तो रोटर का स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव स्लिप यहाँ पर होता है, और ये आपका जो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड में घूमने लगता है, तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव स्लिप। सो दैट्स वाई यहाँ पर वो एज ए इंडक्शन जनरेटर यहाँ पर काम करता है। ठीक है, वोल्टेज का थोड़ा इशू है इसीलिए लाइट का बहुत कम आ रहा है, दिक्कत हो रहा है बीच बीच में। ठीक है, क्या है यहाँ पर, द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन इज मैक्सिमम व्हेन द वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू द। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, डीसी मशीन का एफिशिएंसी कब इक्वल होता है, जब वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस होता है। क्लियर। तो यहाँ पर कांस्टेंट लॉस क्या होता है डीसी मशीन में, आयरन लॉस। ठीक है, और वेरिएबल लॉस कॉपर लॉस। ओके, सो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर द क्यू ऑफ ए सीरीज सर्किट। अगर सीरीज सर्किट में क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा तो क्या होगा यहाँ पर, ग्रेटर इन इज बैंडविड्थ, शार्पर इट्स रेजोनेंस, ब्रॉडर इट्स रेजोनेंस कप, नैरोअर इट्स पास बैंड। ठीक है, तो ये आप लोग को बता देते हैं, अगर क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा हो जाता है सीरीज सर्किट में, उसमें क्या होता है, जो पास बैंड होता है वो आपका नैरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन एसी वेल्डिंग सेट इज। सो ट्रांसफॉर्मर, कौन सा ट्रांसफॉर्मर हम लोग एसी वेल्डिंग सेट में यूज़ करते हैं, तो हम लोग एसी वेल्डिंग सेट में यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर आर यूज्ड इन डीसी ट्रैक्शन सिस्टम। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, कौन सा मोटर हम लोग यूज़ करते हैं डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में, आप लोगों को पता है डीसी सीरीज मोटर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहता है, तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, और यहाँ पर इसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोगों को हम बोले थे, वो जो 4 हम लिखाए थे शांट रिएक्टर शांट कैपेसिटर करके, वो आप लोग देखिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन है। द पावर फ्लो थ्रू ए ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इंक्रीज बाय इंस्टॉलिंग। सो जो ट्रांसमिशन लाइन में पावर फ्लो को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या इंस्टॉल करके, शांट कैपेसिटर, सीरीज रिएक्टर, शांट रिएक्टर एंड सीरीज कैपेसिटर। तो यहाँ पर हम लोग सीरीज कैपेसिटर को इंस्टॉल करके हम लोग पावर फ्लो या तो पावर का जो स्टेबिलिटी है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 हम यहाँ पर सर्किट का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, एक मशीन का क्वेश्चन है, एक सर्किट है, एक मशीन का क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है, डीसी शंट जनरेटर डिलीवर 100 एम्पियर एट 200 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर एक डीसी शंट जनरेटर बोला है, डीसी शंट जनरेटर डिलीवर कर रहा है, क्या डिलीवर कर रहा है आपका 100 एम्पियर 200 वोल्ट। इसका शंट फील्ड रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है, तो ईएमएफ जनरेटेड यहाँ पर क्या होगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पर क्या बोले, डीसी शांट जनरेटर डिलीवर 100 एम्पियर लोड। 100 एम्पियर लोड डिलीवर कर रहा है, मतलब आई एल इसका है 100 एम्पियर। वोल्टेज यहाँ पर दिया है आपका 200 वोल्ट और शांट फील्ड रेजिस्टेंस इट मीन्स आर एस एच। आर एस एच यहाँ पर है आपका, आर एस एच है यहाँ पर कितना, आर एस एच है 50 ओम, ठीक है। और आर्मेचर रेजिस्टेंस इट मीन्स आर ए, आर्मेचर रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है आपका 0.05 ओम। तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या पड़ेगा, ईएमएफ जनरेट इट मीन्स ईजी आपको निकालने पड़ेगा, ठीक है। सो ईजी निकालने के लिए यहाँ पर बोला है। लेकिन अब लोगों को अगर छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर दे तो कैसे होता है, ये आर्मेचर रहता है, छोटा सा डायग्राम यहाँ पर लोड रहता है आई आर ए, और यहाँ पर शांट रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है। यहाँ से आर्मेचर करंट निकालता है, यहाँ पर जाता है आई एल लोड करंट, यहाँ पर जाता है आई एस एच। तो यहाँ से एक फार्मूला आता है जिसमें क्या होता है, आई ए इक्वल्स टू आई एस एच प्लस आई एल। क्लियर। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पर क्या पूछा है, ईजी निकालना है, ईजी। सो जनरेटेड ईएमएफ अगर आपको निकालना है तो ओहो सेट, तो ईजी निकालना है क्या है, जनरेटर के लिए हम क्या बोले थे, फॉर्मूला V प्लस आई आर ए। अगर ये आपका मोटर होता है ये हो जाता है आपका बीच में माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर टर्मिनल जो वोल्टेज तो यहाँ पर दिया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी यहाँ पर दिया है, लेकिन आई ए मेरा यहाँ पर नहीं है। तो आई ए कैसे हम लोग निकालेंगे, आई ए मतलब आर्मेचर करंट। तो आई ए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आई ए, यहाँ पर आई ए से अगर आई एल हमको मिल जाएगा तो आई ए हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। लेकिन कैसे, आई एल तो मेरा यहाँ पर दिया है 100, लेकिन आई एस एच कैसे निकालेंगे, आई एस एच इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए डीसी मशीन का जो हम न्यूमेरिकल डिटेल्स कराए ना, वो आप लोग जाके ऑल डीसी मशीन न्यूमेरिकल या ऑल इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल ऐसा कुछ प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप लोग देखिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। ये हम डिटेल्स करा दिए, तभी भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। आई एस एच इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज भी कितना है 200 अपॉन आर एस एच, आर एस एच यहाँ पर दिया है 50। सो 200 अपॉन 50 मतलब क्या होता है 4। सो आपका आई ए आर्मेचर करंट यहाँ पर निकल गया 104 एम्पियर। तो बस यहाँ पर बैठा देंगे 200 प्लस 104 इंटू 0.05, ठीक है। बस इसको अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका जो आंसर है यहाँ पर निकल जाएगा। तो देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके कौन सा आंसर होगा, शायद ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट कैलकुलेशन करिएगा, इससे ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके साथ इसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर इज। तो यहाँ पर जो सर्किट यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें 5 ओम से कितना करंट यहाँ पर जा रहा है वो आप लोगों को निकालना है। तो एक कंफ्यूजन हो सकता है, ये क्वेश्चन सेल में भी आया था, सेल राउरकेला जो स्टील प्लांट है उसमें क्वेश्चन आया था 2019 में, लेकिन ये एग्जाम 2017 या 18 में हो चुका था। उसके बाद ये क्वेश्चन भी सेम फॉर्म हुआ था राउरकेला स्टील प्लांट में, और राउरकेला स्टील प्लांट में और कुछ क्वेश्चन फॉर्म हुआ था जो एनबीसीसी में फॉर्म हुआ था, वो पार्ट 3 पार्ट 4 में हम देंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आप आरएसपी का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, ये एनबीसीसी का ही क्वेश्चन है, उसके बाद आरएसपी में आया था। तो यहाँ पर क्या बोला, 5 ओम से कितना करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है आपको निकालना है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्रॉस है तो क्या हुआ, 5 ओम से अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इससे हम अगर केबीएल लगा देंगे ये लूप में तो इजीली हम मेरा निकल जाएगा। इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, हमको 5 ओम से निकालना है, क्योंकि यहाँ पर अगर करंट जितना भी आएगा यहाँ से आके फिर डिवाइड होगा, सो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर केबीएल लगाएंगे तो क्या होगा, -8, ठीक है। ये इधर से अगर घुस रहा है मान लीजिए इधर से, सो -8, फिर प्लस इधर से जा रहा 6, फिर +6, फिर क्या होगा यहाँ से +5i इक्वल टू 0। तो -8 + 6 क्या होता है, -2 + 5i इक्वल टू 0, 5i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 2/5 0.4। तो 0.4 एम्पेयर इसका आंसर होगा। अगर आप लोग ऐसे भी करेंगे तो उससे कोई आपका आंसर -0.4 आ सकता है, लेकिन करंट तो नेगेटिव नहीं होता है। और यहाँ पर कुछ नोटेशन भी नहीं दिया है कि इसके अक्रॉस क्या है नहीं है, तो आप लोग वो भी उधर से भी लगा के कर सकते हो, उसमें -0.4 आएगा, लेकिन आंसर यहाँ पर आपका 0.4 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसीलिए हम बार बार जो नेटवर्क एनालिसिस का जो हम क्लास चल रहा है उसमें हम केवीएल बहुत ज़्यादा ही करा रहे हैं, केसीएल केवीएल, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म होता है। देखिए ये 2017-18 में एग्जाम हुआ था, 4-5 साल पहले, तब इसमें केवीएल से भी तभी भी क्वेश्चन ज़्यादा आता था, अभी भी क्वेश्चन ज़्यादा ही आता है, ठीक है। तो आज का ये जितना भी क्वेश्चन हुआ है शायद 22-23 कुछ क्वेश्चन हुआ है आपका
लगभग 45-46 क्वेश्चन आपका हो चुका है इसका, और 45 क्वेश्चन पेंडिंग है, वो 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। अगर कुछ दिक्कत रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, और आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है वो आप लोग जाकर ज्वाइन कीजिए। कंटिन्यू प्रिपरेशन करिए, मस्त रहिए, आपका जो फोकस्ड है वो आप फोकस से डिफोकस नहीं होएगा। आपकी अभी आप एक पोल डाले थे, उसमें बोले थे कि क्या आपका सामने एग्जाम है इसीलिए डिफोकस हो रहे, तो कोई बात नहीं, आपको डिफोकस नहीं होना है। आप थोड़ा रिलैक्स रह के आप एग्जाम जो जो आपका दिक्कत हो रहा है वो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करना है। अगर आप एक दिन में किसी कारण के घर का या किसी भी काम के कारण आप 2 घंटा 3 घंटा एक दिन में पढ़ते हैं तो चल जाता है, उससे कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कंटिन्यूटी ज़रूरत है। ठीक है, कंसिस्टेंसी भी ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।